ऑफ बिजनेस बाय अ पर्सन। ये था आपका 7(1)(a), याद है आपको? ठीक है, हमने गुड्स का मतलब देख लिया था, हमने सर्विसेज का मतलब देख लिया, कंसिडरेशन का मतलब देख लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद था, अब मैं सेक्शन वाइज ही जाऊंगा, 7(1)(a) था। 7(1)(a) याद है क्या था वो? एग्जैक्टली exactly. अगर एक सोसाइटी अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देती है तो वो भी सप्लाई माना जाता है। देन आता है 7(1)(b). 7(1)(b) क्या था बच्चों? हाँ, नहीं, वो 7(1)(a) सर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर हो गया बिजनेस तो प्रोफेशन। 7(1)(b) पूछ रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आगे क्या लिखा था? फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस। यही था ना, कि बिजनेस की एक्सेप्शन दी वो 7(1)(b). फिर हमने करा था 7(1)(c), that even if the consideration is nil, it will be considered as supply। कौन से केसेस है, कौन से शेड्यूल में दिया होगा? वन। शेड्यूल 1, जो भी हमने नहीं देखा है हम देखेंगे आज। ठीक है बच्चे, तो ये आपका था 7 का सीरीज पूरा का पूरा। फिर उसके बाद 7 सबसेक्शन 1(a) था, याद है? मैं इसे स्ट्रक्चर एक बार बना देता हूं। देखना बच्चा, सबसे पहले था 7(1)(a), देन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), ये सीरीज करी थी पहले हमने। देन उसके बाद 7 सबसेक्शन 1(a). बता सकते क्या था ये? हल्का सा बताया था मैंने। शेड्यूल 2 था बच्चे ये, कि सरकार बताएगी कि कौन सी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन सी चीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था? शेड्यूल 2। 7(1)(c) में कौन सा शेड्यूल था? शेड्यूल 1। देन 7 सबसेक्शन 2, शेड्यूल 3, एंड यू कैन से दैट इज नेगेटिव लिस्ट बच्चे। शेड्यूल 3 होता है कि इस चीज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये एक लौता पूरे जीएसटी में एक एक्सेप्शन है कि ये चीजों को सप्लाई नहीं माना जाता, बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी? सप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने शेड्यूल 3 देखना है। और हमने देखा था कि एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ इन विच एज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो वो भी क्या माना जाता था? वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माना था। ठीक है बच्चे, तो आज मैं आपके साथ, अगर मैं आपसे बात करूं, 7(1)(a) के अंदर मैंने आपसे सारी बातें कर ली। गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन बताओगे? गुड्स इंक्लूड्स, ओ नहीं, वो तो वो तो सप्लाई इंक्लूड्स था। गुड्स का मतलब करा था हम लोगों ने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स मनी एक्सेप्ट एंड सिक्योरिटीज मनी एंड सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज, है ना, विच विच इज कैन बी सर्वर्ड। बिफोर सप्लाई और आफ्टर सप्लाई। सर्विस में एनीथिंग अदर देन गुड्स आर सर्विसेज, बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूड्स यूज यूज ऑफ मनी। या फिर मनी एक्सचेंज हो। ठीक है बच्चे, आपको याद रहना चाहिए। तो अगर कोई चीज गुड्स भी नहीं है और कोई चीज सर्विस भी नहीं है, और अगर वो प्रोवाइड करी जा रही है, तो क्या उसको सप्लाई बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हो? ओके, तो आइए सर जी, अब मैं आपके साथ कुछ अच्छी बातें करना स्टार्ट करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हम शेड्यूल 3 देखते हैं। शेड्यूल 3 किस चीज के ऊपर होगा?
भाई ये चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा। तो आइए पहले ये देखते हैं। और आपको बताता हूँ, एक आपके ऊपर एक चैप्टर होगा एग्जेम्पशन, ठीक है, उसके अंदर भी ये होगा, लेकिन वो शेड्यूल 3 से अलग होता है, वो सरकार नोटिफिकेशंस लाती है। ये तो लॉ के अंदर ही लिख दिया, एक्ट के अंदर है कि ये चीजें नहीं, वो नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट होती रहती हैं। एग्जेम्पशन चैप्टर जब करेंगे तो वो करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चे, अब मैं एक बार आपको सप्लाई का और वो सारा एक बार फाइल एक बार इसमें डाल दूं, वो चीज करते हैं। लेकिन कुछ अलग पैटर्न पर है, वो समझाने में थोड़ा एक क्लास और लगेगी अभी एग्जैक्ट। आओ जी। नोट्स को साथ साथ बनाओगे ना, या घर पे बना लोगे? हाँ जी, संजय जी। 1-2 साल से। अब बच्चे, ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चों को मैंने जितना कराया वो समझ आ गया? वेरी गुड बेटे, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो। थोड़ा सा डिटेल जाएगा, और एक बार जरा मुझे फ्लो से बोलने देना। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए शेड्यूल 3 मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगने वाला, ये नॉन सप्लाई बोला जाता। ना ना, ये सब कुछ नहीं। एम्प्लॉय का नाम आएगा, अभी देखते हैं, ठीक है। 7(2)(a) provides activities specified in Schedule 3 shall be treated neither as supply of good nor supply of service। पढ़ते जाइएगा एक बार जरा इसे। पढ़ा एक बार इसको। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट, मतलब मैं शेड्यूल 3 नहीं, अब आगे फर्दर एक बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, वो कह रहे भाई शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने some activities have been notified by the government by notification which also be considered as, यानी कि मैं आज आपको शेड्यूल 3 तो पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, बट कुछ नोटिफिकेशंस भी कराऊंगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, फर्दर some circulars have been issued that certain transactions are to be considered as non supply। कहने का मतलब ये है भाई, आप इतना समझ लीजिए कि आपको 3 बातें, नेगेटिव लिस्ट का मतलब सिर्फ शेड्यूल 3 नहीं है, एग्जैक्टली शेड्यूल 3 भी करना है हमको। शेड्यूल 3 में क्या क्या आ रहा है वो देखेंगे, फिर कौन कौन सी नोटिफिकेशन है वो देखेंगे, और कौन कौन से सर्कुलर्स हैं ये देखेंगे। आप ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए फिर। बिल्कुल, तीनों लिख लीजिए। सिर्फ शेड्यूल 3 जैसे लिखा था ना, उसके नीचे नोटिफिकेशन, उसके नीचे सर्कुलर्स, और ये सारे के सारे क्या माने जा रहे हैं बच्चे, नेगेटिव लिस्ट बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए दीज आर नॉन सप्लाईज। ओके, लिख लिया।
तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्केड्यूल 3, और हम हेडिंग तो लिखेंगे स्केड्यूल 3 की सारी, ठीक है। सबसे पहला, अब मैं आपको स्केड्यूल 3 करा रहा हूं पहले। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और सबसे पहला पॉइंट क्या है? सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू दी एम्प्लॉयर। भाई साहब कितने सारे लोग नौकरी पे जा रहे हैं, तो क्या सरकार ये बोल दे अरे तुम नौकरी पे जा रहे हो, तुम सर्विस दे रहे हो, तुमको जीएसटी चार्ज करना है? मतलब अगर एज एन एम्प्लॉय किसी का 50 लाख का पैकेज हो तो ये बोले कि मेरे को 50 लाख मिल रहे हैं तो 50 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करूंगा? ऐसे थोड़ा ना हो। तो सरकार ने बोला ये जो नौकरी वाले हैं उनको तो सबको बाहर कर दो। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा एग्जैक्ट, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, और ये भी लिखिएगा इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। नौकरी के एंगल से अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कुछ सप्लाई कर रहे हो तो भाई ऐसा हो सकता है कि सप्लाई मान लिया जाए। ओके, देखेंगे बेटे, भी केसेस पढ़ेंगे, पर ये हेडिंग तो एज इट इज लिख दीजिएगा। शेड्यूल 3 के अंदर ही मैं अब अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूं। वो शेड्यूल 1 में है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के टाइम में करा था कि कंपनी जो सब्सिडी पे परचेज सेल कर रही है और उसमें वो जीएसटी करती है, वो तो गार्ड जाते हैं, नहीं करेगी, उसमें भी नहीं करेगी। और डिस्क्लोज करना है ना वो तो। ये चीज है कि जीएसटी लग रहा है नहीं लग रहा, सप्लाई है कि नहीं। तो उसमें जीएसटी लगता है। क्या केस है? रिलेटेड पार्टी को क्या दिया? सैलरी दी है। पार्टी सेल परचेज में होती है तो उसमें उस पर तो लगेगा। ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, ये तो अब नौकरी करने जो लोग जा रहे हैं ये तो उसको बाहर करा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 53 पढ़ लो बच्चे, अब एग्जाम्पल जो आपको समझ आएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर, दिमाग में आता है पता नहीं क्या ही होता होगा। वो बेटे कैजुअल वर्कर का भी क्या है, नौकरी करने जा रहा है ना, तो बस सप्लाई नहीं है बेटे। पढ़ लीजिए एक बार, फिर उससे अगला भी पढ़िएगा, दोनों पॉइंट पढ़िएगा। हाँ दोस्त, पढ़िए एक बार। अगर सर्विस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होगा तो जीएसटी लग सकता है। मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूँ, कंपनी को 500 करोड़ का लैंड परचेस करना था, मैंने बोला मैं दिलवा देता हूँ, मेरी कमीशन है 5 करोड़। उसने कहा ले ले भाई, बढ़िया जगह दिला देगा तो क्या इस पे जीएसटी बिल्कुल लगेगा सर, ठीक है। अगला पढ़िएगा। हाँ जी, मतलब आई एम इंडिपेंडेंट। अगर जैसे सपोज कर संजय इधर जॉब करने तो आता है, बट अगर वो कोई ऐसी चीज बोले सर मैं इस तरीके से कर लूंगा, पर ये नौकरी का पार्ट थोड़ा ना था जब मैं ज्वाइन करा था, तो 1 to 1 कुछ कॉम्पेंसेशन आउट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला अगले वाला अच्छा है बच्चे, ये वाला पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है। मैं एम्प्लॉय को पैसा दे रहा हूँ, सुन यहाँ से अगर जा रहा है कोई बात नहीं, पर दूसरी कंपनी ज्वाइन मत करूंगा। क्यों नहीं करूँ? मैंने कहा ये ले 5 करोड़, ज्वाइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो तू सारे लॉजिक बता देगा मेरे। क्या ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा? पढ़िए, नहीं बोला जा रहा, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं?
any amount paid by employer to the employee for not joining a competing business is or providing a service of forbearance to act. मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू डोंट एक्ट, नो डोंट ज्वाइन, उसका कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, नौकरी के लिए नहीं मिल रहा है। कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कोर्स ऑफ। ऐसे कोई भी एक केस आ जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि डिटरमाइन इन द फॉलोइंग केसेस वेदर इट इज सप्लाई और नॉट, वैसे कोई एग्जांपल बनकर आ सकता है। ये नहीं, इतना ज्यादा डिटेल नहीं, सेम हो वॉट एवर, ऑब्वियसली वैसे तो जनरली यही होगा, ठीक है, बट मतलब आपको यही है, कंपीटिंग बिजनेस लिख दिया, सेम लाइन कह सकता। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट पॉइंट डन है, ठीक है। अंदर के एग्जाम्पल तो आप ना जैसे जब खुद रीड करोगे तो बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड लिखते हैं, सर्विस बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर लॉ फॉर द टाइम। लो जी लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अगर कोई आपसे पैसे लेता है, अपील फाइल करनी है तो पैसे नहीं लगते, तो क्या उसको सप्लाई माना जा रहा है, उस पर जीएसटी लगे नहीं लगे? ठीक है, लिख दीजिए पॉइंट नंबर 2। पुलिस का नहीं है ये, एग्जैक्ट है, नहीं अगर वो लिखा होगा तो ही होगा। यहां भी तक पुलिस का नाम नहीं आया ना, मतलब वो सप्लाई माना जाए। समझ रही, एग्जैक्ट बात चल रही है। अगर यहाँ वो लिख देता पुलिस डिपार्टमेंट से पैसा लिया है तो वो सप्लाई नहीं है, तो मैं बोलूंगा, अगर नहीं लिखा तो मैं नहीं बोलूंगा। एक बार बताओ, हाँ किसका? सेकंड का एग्जाम्पल। तू अगर जैसे सपोज कर कोर्ट केस करने जाएगा तो फ्री में हो जाएगा? फीस लगेगी ना, कोर्ट में भी फीस लगती है। जैसे अभी अगर चालान हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप कोर्ट कहता है, जैसे आपकी कोर्ट में हेयरिंग है, आप पैसे दे रहे हो, तो क्या वो क्या कोई जीएसटी भी चार्ज करेगा? वो ये बोलेगा 3,000 प्लस जीएसटी दे। या अगर तू किसी पे कोर्ट केस करना जा रहा है, तू पैसे जमा कर रहा है, तो क्या विद जीएसटी? नहीं, ठीक है। तो कोई भी सर्विस, हाँ, अगर कोर्ट सर्विस दे रहा है एग्जैक्टली, तो वो ये नहीं बोल रहा 1,000 प्लस जीएसटी, वो कह रहा 1,000 रुपए, ठीक है ना, वो चीज है। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चे। एक बात बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या उनको सैलरी मिलती है? ये सैलरी बोलो या मतलब इट इज अ डिग्निटरी पोजिशन, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होता, क्या होता होगा? एमपीज, एमएलएज, प्रेसिडेंट, इनको सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर समझते हो? हाँ, विधायक, ठीक है, मतलब जो स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसकी जो सीटों पे जो जीतते हैं, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन में आप मुझे बताइए किसकी गवर्नमेंट आ गई? बीजेपी की आ गई। तो अभी जितनी भी सीटें वो जीते तो वो सारे क्या बन गए? एमएलएस बन, ठीक है। 70 सीटें थी ना, वो 70 एमएलएस का होता। लेकिन एमपी क्या होता, वो तो पूरे इंडिया लेवल पर होता, ठीक है, वो वाली चीज है। मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन होल्ड अ पोस्ट इन पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। भाई बहुत सारी ऐसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो उस पर सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं सरकारी के भाई। ये सारे के सारे जो सर्विस दे रहे हैं, सबसे पहला सवाल है सारे नौकरी कर रहे नहीं कर रहे? क्योंकि आपको मैं अभी आपके उसमें है नहीं पॉलिटिकल पार्टी की टैक्सेबिलिटी, इनका जो पैसा होता है ना वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। और इनकम टैक्स में भी अभी जब आप बड़े होगे, फाइनल में पढ़ोगे, तो अब देखोगे कि वो भी एग्जेम्प्ट है। और जीएसटी में क्या लिख दिया भाई, हमें जो पैसा मिल रहा है हम नहीं जीएसटी चार्ज करेंगे भाई। मेंबर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, पैसे मिलते हैं, क्या वो ये बोलेंगे मेरे को 5 लाख दो महीने का प्लस जीएसटी? नहीं, 5 लाख दो बस। क्लियर है बच्चे? Duties performed by any person as chairperson, member or a director established central government who is not deemed as employee before the commencement of this clause। तो ये हाई पोजीशंस लिखी हुई है, आपको मेजरली कौन से देखना है, ये वाले। अब इसको लिखोगे या आगे बढ़ू? लिख लो एक बार। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में, एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कुछ कुछ तो लिख लो ना, तो आइडिया रहता है।
इनको जो सैलरी होती है ना वो माना नहीं जाता, वो अदर सोर्स में टैक्स। सी, अब किस पर्सपेक्टिव में कमा रहे हैं वो अलग चीज होती है, मैं एक लाइन में थोड़ा ना समझ सकता हूँ उनका क्या काम। वो नहीं है उसमें। वो अगर सर्विस दे रहे हैं, पर वो अगर एम्प्लॉय माने जाते होंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय माने जा रहे हैं तो उस पे तो वैसे ही फिर नहीं। हाँ, इनकम टैक्स तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। इनकम टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा उसके बेसिस पे थोड़ा ना मैं सप्लाई डिसाइड करूँ। ओ जी, ठीक है बच्चे, लिख लिया। इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटे एकदम ये। टेस्ट के लिए बच्चे चैप्टर कर रहे हैं ना। क्या नहीं है? सीएम, चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा ना। हाँ, सेंटर की पोस्ट ज्यादा है और एमएलए और वो था चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम्म, नहीं, अगर जो चीज आपको दिख नहीं रही ना वो नहीं है। आपको दिख रहा है एशिया का प्रेसिडेंट? नहीं दिख रहा है ना। जो नहीं है वो हम एज्यूम नहीं कर सकते ना। सी पार्ट ऐसी है, लिखना है लिख लो, ऐसी जो ऐसी कुछ नहीं। हाँ जी बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर? एनी डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स? क्या है? नहीं नहीं यार, मैं तेरे डाउट्स लिए थे भाई कल, पूछे तो थे। जब मैंने को बोला था कि बहुत ही बेसिक डाउट है, क्या पूछते हो आप? मैं ढूंढी नहीं। आई बी ऑनेस्ट, नहीं मौका मिला, अब मैं देख लूंगा। कभी ऐसा मतलब हो भी सकता है, पर वो मतलब बैकलॉग में तो बहुत सारी पड़ी हुई। मैं आज देख दूंगा आज को। हाँ जी। क्या? क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो डायरेक्टर की जो है वो बोला जा रहा है, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल। कल रख लूं टेस्ट? मेरा तो टेस्ट अभी, मेरे में तो टाइम है बच्चे टेस्ट में। ऑडिट का टेस्ट कह रहे हो आप? ऑडिट का कह रहा होगा ये? कल रख लूं, मेरे को क्या दिक्कत है, कल आ जाओ। बोल देना किशन सर को, सौरभ सर ने बोला कल आ जाओ, कोई बात नहीं। बच्चे एक बात बताओ, जब एक इंसान जन्म लेता है तो कह सकता हूं जब हॉस्पिटल में उसका जन्म होता है तो क्या सरकार जीएसटी लेती है? बिल्कुल लेती है। हॉस्पिटल के बिल में होता है, क्योंकि सरकार ने बोला हुआ कि भाई आपको जो भी चार्जेस आप लोगे जीएसटी लगाओ। लेकिन जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती, क्या तब भी जीएसटी लेना चाहिए? आखिरी टाइम तो बेटे जा तो ये नहीं बोलना चाहिए ना कि एम्बुलेंस आ रही है तो 10,000 प्लस जीएसटी जाने के लिए होता है ना। उसके बाद कुछ वुडन, और वो जहां भी शमशान घाट होती है, ठीक है, वो जो भी होता है क्रिमेटोरियम, सारा जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? क्या वो चार्जेस लेते नहीं लेते वहां जाने के? बिल्कुल लेते हैं।
ठीक है, किस पे, कैसे पता आपको, क्या ये ऐसे क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, अच्छा, उस पे कैसे पता आपको जीएसटी है? नहीं, सर्विस ऑफ, तो होगा तो होगा, अब इसमें नाम नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप समझो कि अंतिम यात्रा जो इंसान की है वो उसके अंदर कितनी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं भाई। ठीक है, एक एक रिलीजन के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा डिस्कस कर बैठेंगे। फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, ये नेगेटिव लिस्ट है भाई साहब। अब इसके अंदर तो बहुत सारी और कैटेगरी बन सकती है, किस पे टैक्स है किस पे नहीं होता थोड़ा जाना है। ओके, पूरा लिख लेना बेटा। उसी की प्रोसीडिंग उसमें, लिख लिया। पॉइंट नंबर 5, ओहो, लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 5 को, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5 भी, आपने 5 भी नहीं पढ़ा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिख देना बस, ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी ऑफ शेड्यूल 2। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, सारी बातें आपको कहाँ समझ आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिल्कुल समझाएंगे आपको, राइट टाइम पे समझाएंगे। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी, सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, क्या आपको याद है एक्शनेबल क्लेम्स जो था वो गुड्स था, सोचो था, पर शेड्यूल 3 कह रहा है एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट है। मतलब अगर मैं एक्शनेबल क्लेम बेचता हूं, यानी कि लॉटरी टिकट समझी थी, एफडी की रिसिप्ट समझी थी, कोई भी एक पेपर विच एक्नॉलेज कि मेरे को पैसा मिलेगा, वो क्या बोल रहा है, वो क्या किस में आ गया, नेगेटिव लिस्ट। इसका मतलब तो बढ़िया हो गया सर, लॉटरी की टिकट बेचना, अगर मैं जीत गया उस टिकट को बेचा, जो मर्जी है, एक्शनेबल क्लेम जो है उसको बेच रहा हूं, तो क्या सप्लाई माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा, पूरा पढ़िएगा। अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल, एक्शनेबल क्लेम को बाहर करा गया, पर बोला कि कुछ कुछ इंक्लूड हो जाए, और उनको क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल, यानी कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको सप्लाई बोला जा रहा है। जनरली एक्शनेबल क्लेम बाहर हो गए, बट कुछ स्पेसिफाइड वाले अभी भी बाहर नहीं हुए, इसका मतलब उस पर सप्लाई है, कौन से है देखिए। क्वेश्चन राइज, व्हाट आर द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स? बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, लॉटरी ऑनलाइन, ये वाले जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, आप जीत जाते हैं आपका क्लेम होता है, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे धंधे के अंदर नहीं जाना है सप्लाई कैसे हो रहा है, मुझे इतना पता होना चाहिए ये एक्शनेबल क्लेम्स है, और क्या इनको बेचने पे सप्लाई माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, माना जा रहा है। तो आप लिख दीजिएगा पहले एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का नाम लिख दीजिएगा ऐसा। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ राइट्स होते हैं, अरे जब तू जीत जाता है तेरी एक एक्नॉलेजमेंट होती है। हाँ, अगर तू कैसीनो में जीत गया, ठीक है, तो हो सकता है वो तेरे को इतनी टिकट्स दे देगा कि आप इतने रुपए का जीत गए, यू कैन प्ले, यू कैन रिम्बर्स, आप इससे एयर टिकट बुक कर सकते हैं, कुछ भी दे, वैल्यू का है, वो क्लेम है। हाँ, जैसे वो होते हैं ना कुछ मान लो कुछ पासेस होते हैं, एग्जैक्ट, हाँ, कैश दे दिया तो नहीं हुआ। एक्शनेबल क्लेम होता है एक डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे मेरे पास राइट होता है। सारा शेड्यूल 3 चल रहा है बच्चों। हॉर्स रेसिंग आ रहा है, हॉर्स रेसिंग में अगर आप जीत गए
तो बेसिकली आपको कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, उसको एक्शन में क्लेम हो जा रहा है, उसको तू बेचेगा तो सप्लाई माना जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये तो हॉर्स रेस का बिजनेस देखना पड़ेगा ना। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना। ऊपर 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 से, ये इसको टैक्स ऊपर ऊपर तुम आता लेके ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो मार्क्स एकदम नीचे मिलेंगे आपको। बीजेपी में से टारगेट कर रहा हूँ ऐसे मुझसे रिजल्ट कम नहीं करता नहीं नहीं यार, मेरे को भरोसा है आपको। फिर से करो मेरे बैक पे भरोसा है। अच्छे डेडिकेटेड अब बच्चे, अच्छा पढ़ रहे। इस बार ये कह रहे बरोबर है भाई करे वैसे नहीं नहीं, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर आए थे सब बच्चों के। बस ताने मार लो तो भी खत्म नहीं होगा मैं भाई, ओके बेटे, ऑनलाइन गेमिंग का ना मतलब लिखा, और आपको तो बहुत अच्छे से पता है ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है। नहीं सर नहीं पता ठीक है, जिसमें अगर गेम खेल रहे हो और कैश मिल जाएगा तो ऑनलाइन गेमिंग एक प्लेटफॉर्म है, इधर ओन्ड बाय सम पर्सन, और ठीक है वो आपको पता होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं खेली बच्चे, मुझे तो आइडिया नहीं। सर दूसरे से खेलते हुए देखा था तो पता चला अच्छा ये पढ़ दो एक बार, सम ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, स्पेसिफाइड तो लिख लिया, पर ये अदर कैटेगरी हो गई ना। पढ़ लो एक बार, कोई क्लेम बिल जिसका बन गया, वो चीज होती है। बहुत टेक्निकल हो जाता है बस। तो अगर किसी चीज का राइट आ गया और तू उसको मार्केट में बेच गया तो उस चीज की बात है। अगर वो किसी को एंडोर्स कर दूं या एज पर कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दूं, मेच्योरिटी होगी तो मेरे को आ जाएगी उसमें वो एक्शनेबल क्लेम, तो वो डॉक्यूमेंट कह सकते हैं मैं किसी को बेचा थोड़ा ना, उसको फर्दर आएगा। तो वैसे क्लेम है, तो एक टिकट जीत गया है, तेरे को नहीं जाना, तू किसी को बेच रहा है, तो वो चीज बोलूंगा ना मैं कि तूने बेचा है तो क्या वो सप्लाई है कि नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो आपका सारा का सारा स्केड्यूल 3 कंप्लीट हो गया। कितने पॉइंट थे इसमें, इसका मतलब 6 पॉइंट। अब आइए लिखिए, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी इन कंसल्टेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऐसा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। देखिए, government is empowered to notify the activities transactions which are undertaken by सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, ये वाली एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ बेटे, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। और वो क्या बोल रहा है, shall be treated as neither supply of goods nor supply of service। नोटिफिकेशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता देगी भाई हमारी ये एक्टिविटी हम नहीं मान रहे, सप्लाई और ना तो गुड्स है ना तो सर्विस। और नोटिफिकेशन में क्या है आपको सिर्फ याद करना है, एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, सर्विस बाय वे ऑफ एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत। ठीक है, क्या लिख रहे हैं बच्चे, पंचायत अंडर आर्टिकल 243 जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें नहीं जानना भाई उस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पंचायत को कौन सी जिम्मेवारी दी है, लेकिन मेरे को ये याद रखना पड़ेगा कि पंचायत अंडर 243 जी, इसको जो जिम्मेवारी दी गई है, ये अगर वो सर्विस करेगा तो उसको सप्लाई नहीं बोला। इससे अगला, एंड 243 डब्ल्यू, आपको बस क्या ध्यान रखना, पंचायत 243 जी, 243 डब्ल्यू, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है दोस्त, समुंदर है दोस्त। ऑलरेडी डू यू थिंक इसके अंदर जाके कुछ करना है आपको जिंदगी में? एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या जिम्मेवारी दे रखी है, किस एंगल से है, किस पंचायत के, उसमें क्या करेंगे हम उसमें, बताइए, क्लियर है? ये लिखोगे ना अभी आप, अभी पर एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ फिर लिख लेना। अगला क्या है बेटे, आपका फेवरेट बच्चे, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस।
हमने देखा था अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बहुत सारे लिकर लाइसेंस बांटे गए थे और उस वजह से बहुत सारी शॉप्स खुली थी। क्या वो सही है या गलत? गलत। क्योंकि क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या है भाई, रेजिडेंशियल एरिया में भी खोल दी। हमने देखा था, मतलब ऐसे कहीं पे भी एक रेजिडेंशियल में भी कोई शॉप है ना, वहां पे लिकर की दुकान खुली, और उससे क्या हो जाता है, लोग वहीं पे परचेज करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं भाई। आप मुझे बताइए, ऐसे तो खराब होता है भाई, ठीक है, ऐसे करना चाहिए स्वास्थ्य की, ठीक है। तो बेसिकली, नहीं मैंने यार वापस कर दी, ये कोई, मैंने उसको बोला है भाई दीपक को, मैं ये क्या कर रहा भाई। दीपक लेकर आया था ना जिम। नहीं नहीं, मैंने वापस कर दी। हाँ यार, गाड़ी तो अब क्या करूंगा, तेरे को दे दूं? जब तक वापस नहीं करता गाड़ी में है ना, चेक कर सकता है, फुल है, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जब लाइसेंस बांटा गया था ना, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी ने लोगों को लाइसेंस बांटे थे। एक लाइसेंस कितने रुपए का बिकता होगा आपके हिसाब से? करोड़ों रुपए का बिकता है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट को पैसे मिले होंगे, क्या वो ये बोलेंगे मैंने तुमको लाइसेंस दिया है तो 2 करोड़ प्लस जीएसटी दो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब लेकर एज अ कमोडिटी ही बाहर है तो उसका लाइसेंस को भी बाहर। एंड दिस डज नॉट मीन the special dispensation is applicable on supply by way of grant of liquor license. It is not applicable in relation to other licenses, that is mining rights, नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये सब पे ये सप्लाई है। मैं आपको स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे रहा हूं, मैं आपको बस का लाइसेंस दे रहा हूं, ऐसे हजारों लाइसेंस है। क्या सारे लाइसेंस की बात कर रहा हूं? नहीं बच्चे, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट टू वेरियस पीपल। मुझे बताइए, क्लियर है? तो नोटिफिकेशन में दो बातें हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा, नॉन सप्लाईज नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन, और ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, सिर्फ हेडिंग भी लिख लोगे और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दो ये लिख लोगे तो रेफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। किस पे दोस्त? भाई अनलेस अगर वो एग्जाम नहीं करा हुआ तो टैक्स है, गवर्नमेंट बताएगी कि गवर्नमेंट को भी स्पेशल नोटिफिकेशन लाके कर देगी तो ठीक है, नहीं है तो टैक्स है। यार ऊपर वाला लिखेगा, नहीं नॉन सप्लाईज नोटिफाइड और यही लिख लो। हाँ जी, अभी जब वो था, हाँ तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू हो गया होगा तो। हाँ जी, वहाँ पे सिग्नल कर दिया। हाँ सिग्नल कर दिया ना। आज फर्स्ट डे, आज गणेश जी को लाया जाता। हाँ, आप बच्चों को ही था ना कि क्लास रख लो या वो है तो रखी। मेरी भी अभी, मैं तो तुम्हारी क्लास के लिए आया हूँ, मैंने पहले वालों को तो छुट्टी दे दी थी, मुझे था कि इंटर की क्लास हो गई। कब आपको छुट्टी चाहिए? सर अब से दे दो क्लास, टेस्ट तो कैंसिल हो गया। 4:16 हुआ है, 15 मिनट बाद आप फ्री हो। अब तो ऐसे एक बात बताऊं, मैंने कैलकुलेट कर लिया तुम्हारे लेक्चर, जीएसटी के भी 15 लेक्चर, हाँ, और डीटी खत्म है, अकाउंट्स और चलेगा सितंबर तक खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन सब मिल लिए, तो डीडी का खत्म क्या? डीटी के डिडक्शन के 3 से 4 लेक्चर, जीएसटी के 15 लेक्चर, अकाउंट्स के भी भूल गया मैं, दोबारा देखूंगा। नहीं उसका हो गया, बुक थ्री पूरी कंप्लीट है, ब्रांच बाकी वो है। तो करा हो गया ना ब्रांच आपका बच्चे, ब्रांच तो हो गया बच्चों, ब्रांच हो गया था, बैच में तो एक बार तो हो गया टेक्निकली, एक बार तो हो गया। रेजिडेंशियल लेक्चर से देख देख के कर लिया तो हाँ ब्रांच तो नहीं, पर ब्रांच हो तो मैं करा दूंगा,
पर हो तो चुका है ना, तो सेकंड टाइम हो रहा है ना, तो खुद से करा था, पर हो गया था बैच, बैच पर हो गया था बैच में। ये इसकी भी सारे लेक्चर हो ना से पहले ही। हाँ है जी बच्चे, दोनों पॉइंट लिख लिए। गुड यार गुड, सब बच्चों ने पास होना है बेटे इस बार, रैंक भी लानी है बच्चों, ऐसे कुछ सोच बनाओ थोड़ी, क्या है ऐसे वो बस की पढ़ रहे हो पढ़ते जा रहे हो। कितने बच्चे रैंक का सोच रहे हैं? श्वेता जी 5 लाख बच्चे रैंक का सोच रही हो? नहीं सोच रही, अच्छा बताना नहीं है किसी को, ठीक है। हाँ नजर लगे, नजर लगाने वाले बेटा तो है तू, नजर वजर ऐसे नहीं लगती पता है। हाँ नहीं लगती यार, मैं नहीं मानता, मैंने कई बार नजर लगे, लगती नहीं दूसरे को। नहीं लगती। अच्छा अब लॉजिक समझ आया, चलिए नोट कर लिया। जल्दी लिखिए स्वास्तिक जी। ये लिख लेना, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, उधर से ही कर दे डायरेक्ट नीचे। ओम जी लिख लिया, समझ आ गया सारा। गवर्नमेंट के सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू कौन कौन से दो हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू कौन सी दो चीजें नॉन सप्लाईज हैं, लिकर लाइसेंस, पंचायत का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अरे हाँ हाँ पंचायत के मेंबर नहीं, पंचायत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड हो रखी है एज पर 243 G एंड 243 W। नहीं यार, मतलब अभी आप नोट्स बना रहे हो ना अभी, पर आपको जैसे ऐसा थोड़ा ना है कि आप बस अब यही, अब आप सिर्फ ऐसी पढ़े, मतलब अब जैसे घर जाके बुक भी तो पढ़ोगे, मतलब जीएसटी की बुक, ये तो ये होता है कि फटाफट नोट्स हो गए, अब आप इसमें कीवर्ड्स एक दो लिखने लिख लोगे, ठीक है, पर ये रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको घर जाके बुक तो पढ़नी पड़नी है, ठीक है। तो देखो लिखना तो वो लैंग्वेज तो ऐसे पता होनी चाहिए, पर अगर मैं ये सारा लिखाऊंगा तो पूरा का पूरा ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे? मैं तो कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ, ये है, समझ रहे हो, कि लास्ट डे के लिए आपका तैयार हो। ओके लास्ट पॉइंट बच्चे, नॉन सप्लाईज क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्कुलर्स, ओके सर्कुलर के थ्रू। एक बात बताइए, सर्कुलर कौन इशू करेगा बच्चों? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में कौन करते हैं? सीबीआईसी, ठीक है। जो सर्कुलर होते हैं ना, सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सीबीआईसी ही है, ठीक है। एक बार लिख लीजिए सीबीआईसी की फुल फॉर्म, पता होनी चाहिए बेटा, अब टैक्स आपने इतना जिंदगी में पढ़ लिया है, अच्छा नहीं लगता वो सीबीआईसी का, नहीं मैंने बताया था बीच में भी, सीबीआईसी भी बताया था, सीबीडीटी बताना क्या था, गुड, सीबीआईसी भूल गए बेटे आप, मैंने कराया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना इसलिए। एक बार ये खत्म होगा तो स्टार्ट करेंगे सितंबर एंड के बाद,
मतलब सितंबर 15 के बाद 2-4 क्लासेस का होता है, छोटा 5 नंबर या 10 नंबर का आता था। ठीक है बच्चे, तो सीबीआईसी ने बोला है कि ये जो मूवमेंट है ना, ये भी सप्लाई नहीं मान। एक बात बताओ, जब एक, अगर मैं बोलूं एक गुड्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा था, क्या ये सप्लाई होता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक सामान जा रहा है, क्या सप्लाई है? बिल्कुल है। तो अब मुझे बताइए, एक ट्रेन अगर दिल्ली से कोलकाता जा रही है, तो ये भी तो सप्लाई होगा। अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे कपड़े अपनी एक शॉप जो कि दिल्ली में है, दूसरी शॉप यूपी में, अगर से उसको भेज रहा हूँ मेरी दुकान में, तो जब वो सप्लाई है, तो ऐसे तो जो प्लेन उड़ रहा है वो भी सप्लाई है, ऐसे तो जो ट्रक चल रहे हैं वो भी सप्लाई है। तो सरकार ने बोला, हाँ जी, नहीं, अगर मेरा ही मान ले एक और ब्रांच है और मैं ये सारी चीजें, अगर मेरी कपड़े की दुकान है, सो आई एम ट्रांसफरिंग, मैं सिर्फ एक अपनी एक शॉप से दूसरी शॉप में भेज रहा हूं, ये भी आएगा स्टॉक ट्रांसफर। क्या ये भी सप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। बिल रेस करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है। अब आप उसकी गहराइयों में मत जाइए, आप कंक्लूजन पे रहिए कि हाँ सर होता है। तो सरकार ने बोला इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ, बेटा ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बस जा रही है, ट्रक जा रहे, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, इनको इंटरस्टेट मूवमेंट अगर हो रही है तो सप्लाई नहीं बोला जाए। समझ आया पहले आपको? लिखेंगे इसको, आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर दे कैरिंग? गुड्स और पैसेंजर और फॉर रिपेयर। ठीक है, तो बेसिकली अगर इंटर, एक बात बताओ, ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रही होती है जनरली? पैसेंजर्स के लिए। तो क्या इसको सप्लाई बोल दूंगा, ट्रेन की सप्लाई हो गई? नहीं, पहली बात। लेकिन आगे बढ़िए, तो एक्सेप्शन पढ़ना है एक बार, और आप बताइए क्या लिखा। अगर वो फर्दर बेचने के लिए जा रहा है तो मैं सप्लाई मानूंगा ना उसको। अब कैसे मानूंगा, कहां बिक रहा है वो छोड़ो ना। अगर इंटरस्टेट मूवमेंट जो हो रही है वो बेचने के लिए हो रही है, उसी प्लेन को, उसी ट्रेन को, तो सप्लाई ऑब्वियसली माना जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल यहां से ट्रेन यूपी जा रही है, यूपी से वापस आ रही है, तो उसको सप्लाई थोड़ा ना बोल दूंगा। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं, शेल बी ट्रीटेड एज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड देयरफॉर नॉट लेवेबल टू। लेकिन अगर इफ आई से, इफ सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई, क्या इसको सप्लाई माना जा रहा है? बिल्कुल माना। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी। ट्रेन ट्रेन जॉब कहते हैं एक घंटे छुट्टी जा रही है 5 बजे दिल्ली से छुट्टी जा रही है तो इतने सारे लोग बैठ के जा रहे हैं सर्विस तो ले रहे हैं। अरे तो वो अलग बिल है ना, तूने टिकट बुक करी यहां पर, मैं तेरे को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं। अब आपने प्लेस ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिया, उसका बिलिंग का जो पैसा ले रहा हूं वो अलग चीज है। मैं तो उस ट्रेन की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेन की मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मैं आप बैठे उसमें आपकी बात थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, जब ट्रेन दिल्ली से यूपी जा रही है, क्या इसको मैं सप्लाई बोलूं? ये सप्लाई नहीं। मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं ऑब्वियसली वो तो सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है भाई। उसके अंदर खाना खा रहे हो वो सप्लाई है। लेकिन मैं उस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, उस ट्रेन की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या वो सप्लाई नहीं? क्लियर है बच्चे? एक बार इसको लिखिएगा प्लीज। ट्रेन की ही बात हो, एग्जैक्ट। और ये ना आप मतलब ऐसे लिखना, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन पता है आपको क्या हो? अभी नहीं पता आपको, लेकिन आप ही की एक दुकान दूसरी दुकान तक जा रही है, वो चीज होती है। तो दोनों अलग अलग मैं डिस्टिंक्ट, तुमने डिस्टिंक्ट पर्सन अभी नहीं करा हुआ ना? या हाँ, तो अभी होगा, वो सिर्फ लिख लो इसको, सप्लाई चैप्टर में ही होगा डिस्टिंक्ट पर्सन, सिर्फ नोट्स के लिए लिख लो वैसे। अच्छा एक बात बताओ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन जा रही है रिपेयर के लिए, रिपेयर का खर्चा 5 लाख का, क्या ये सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा? ये तो माना जाएगा ना। देखो ट्रेन की, हाँ, हाँ, अभी बोलूंगा, इसलिए इसलिए बोलूंगा, देखना। हाउ एवर
एप्लीकेबल सीजीएसटी शेल बी लेवेबल ऑन द रिपेयर। अब समझो ना, आप बस लेके जा रहे हो, मैं उस बस की बात कर रहा था, क्या वो बस की मूवमेंट सप्लाई नहीं है, लेकिन उस बस को रिपेयर करना है, रिपेयर का 10,000 का खर्चा आना है, क्या उस चीज को सप्लाई बोल रहा हूँ, उसको तो बोल रहा हूँ ना भाई, वो तो रिपेयर की सर्विस हो गई ना। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड्स ऑफ कन्वेंस, interstate movement of various mode of conveyance between distinct person shall be treated as neither a supply of goods nor supply of service. However, हाँ जी, पहले डाल दिया और फिर नीचे उन्होंने डाल वो बेसिकली कह रहा था, वो क्या है समझ, तेरी जिंदगी में ट्रेन की मूवमेंट हो रही है, हो सकता है तू पैसेंजर ले जा रहा है, हो सकता है मेरी ट्रेन की जो रिपेयर का काम होता है वो यहाँ से जमशेदपुर में होता है, मेरी ट्रेन जाती है भाई जमशेदपुर तक, तो चाहे वो पैसेंजर या गुड्स लेके जा रही हो, चाहे वो जा रही हो फॉर रिपेयर, मैं उस ट्रेन की मूवमेंट को सप्लाई नहीं दूँ, लेकिन जो बंदा उस पर रिपेयर कर रहा है वो तो सप्लाई है ना, तो वो चीज का आप ये समझ लो कि रिपेयर ही सप्लाई नहीं है, ये थोड़ा ना बोल रहा हूं, मैं उस ट्रेन की मूवमेंट कह रहा हूं भाई, उसमें पैसेंजर बैठे हैं सप्लाई नहीं है, भाई उसमें गुड्स हैं सप्लाई नहीं है, भाई उसमें रिपेयर के लिए जा रही है सप्लाई नहीं, पर जो पैसेंजर से पैसे ले रहा हूं, जो गुड्स के लिए पैसा ले रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन या रिपेयर का पैसा, वो तो सप्लाई होती है ना भाई। समझ रहे हो, ये चीज है। बस अब आपको समझ आ जाएगा, लिख लीजिएगा। हाँ लिख ले, पूरा ही लिख लो, अगर मैंने भी कुछ नहीं बोला इसमें तो। अभी कुछ बच्चों ने ऑनलाइन फाउंडेशन वाले बच्चों ने ज्वाइन करा है, बच्चे अभी ना क्लास स्टार्ट हो गई, भी इंटरमीडिएट की क्लास चल रही। कही क्लियर है बच्चे? बस खत्म होने वाले, एक पॉइंट और लिख लेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? बस खत्म, ये सेकंड पॉइंट है, उसका देखो खत्म, सेकंड पॉइंट ये बस। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स और व्हील्स। ओ भाई, एक जगह से दूसरी जगह मेरा जो लूज टूल्स, मेरे जो बहुत सारी चीजें हैं वो मूवमेंट जा रही है उसकी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं उसको ये मानूंगा कि मैंने सप्लाई कर दी? नहीं, तो क्या बोल रहे हैं, अब सर्कुलर शेल म्यूटाटस म्यूटेंडस, ये क्या मतलब होता है बच्चे? मोटा मोटी मतलब मोर और लेस सेम अप्लाई होगा, शेल अप्लाई टू इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स ऑल ऑफ द गुड्स ऑन व्हील लाइक क्रेन्स। बेटे क्रेन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती क्या? बिल्कुल जाती है, तो उसको सप्लाई बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द मूवमेंट इज फॉर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स। भाई क्रेन इसलिए जा रही है क्योंकि क्रेन ही बेची जा रही है। Such interstate movement shall be treated as neither a supply nor, and consequently no IGST would be applicable. लेकिन अगर ये रिपेयर के लिए जा रही है तो रिपेयर पे तो लगेगा ना बेटे। सर्विस भी प्रोवाइड करती है बिल्डिंग्स वगैरह, हाँ, ट्रेन वगैरह को भी सर्विस प्रोवाइड करती है बिल्डिंग्स। ट्रेन अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस पर जीएसटी है, लेकिन ट्रेन की मूवमेंट को मैं सप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेन की मूवमेंट, ट्रेन की बात क्रेन। अच्छा हाँ, तो उसका तो बिल अलग होगा ना, लेकिन जो क्रेन बंदा चला रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह ले गया, क्या मैं उस चीज को सप्लाई बोल दूंगा? नहीं। समझ रहे, मेरा ये पॉइंट है। ट्रेन बेसी हो गई, हाँ, ट्रेन बेसी। तो लगेगा, ठीक है, हेडिंग लिख लेना सिर्फ, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल स्पेयर्स। ये सब इंटरफेस करते हैं। तो वैसे तो भी होगा, पर इन्होंने लिखा नहीं, आईजीएसटी का लॉजिकली अगर मैं बोलूँ भाई मेरे पास, अब सपोज कर डीएमआरसी है दिल्ली मेट्रो, वो अंदर ही अंदर अगर अपने कहीं पे जा रही है तो वो सप्लाई थोड़ा ना, ओवरऑल तो जो प्रिंसिपल्स जो इंटरस्टेट होते हैं ना, यही लॉजिक आईजी, वही चीज आपका इंट्रा पे भी एप्लीकेबल। पर वो क्यों नहीं डले हुए? क्योंकि आप स्टेट स्पेसिफिक एक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप आईजीएसटी लेवल पढ़ रहे हो, तो उन्होंने वो चीज बता दी। बताइए क्लियर है बच्चे? तो आपका सारा का सारा शेड्यूल 3 डन है जी।
और 2 क्लासेस और लगेंगी और सप्लाई हमारा सारा का सारा ओवर हो जाएगा। ठीक से, तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।